तो दोस्तों एस्केप ऑफ द अल्ट्रा कार्ट्रिज करके एक बेहतरीन मूवी हमें अपकमिंग देखने को मिलने वाली है, जो कि 2025 या 26 तक हमें देखने को मिलेगी। तो आज पूरी इन्फॉर्मेशन इस अपकमिंग मूवी के बारे में आपको बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। रिचर्ड टगल द्वारा लिखित पटकथा जे कैंपबेल ब्रूस की 1963 में इसी नाम की एक गैरकाल्पनिक किताब पर आधारित है। इसमें क्लिंट ईस्टवुड ने भागने के सरगना फ्रैंक ली मॉरिस की भूमिका निभाई है। साथ ही पैट्रिक मैकगोहन, फ्रेड वार्ड, जैक थिब्यू और लैरी एंकिन भी हैं। डैनी ग्लोवर अपनी पहली फिल्म में दिखाई देंगे। 3. अल्काट्राज में फिल्माई गई यह फिल्म कूगन्स ब्लफ 1968, टू म्यूल्स फॉर सिस्टर सारा 1970, द बेगाइल्ड 1971 और डर्टी हैरी 1971 के बाद सीगल और ईस्टवुड के बीच पांचवीं और अंतिम सहयोग फिल्म है। पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 22 जून 1979 को रिलीज हुई एस्केप फ्रॉम अल्काट्राज को दर्शकों और आलोचकों से प्रशंसा मिली और यह आर्थिक रूप से भी सफल रही और 1979 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। 4.2 कथानक 18 जनवरी 1960 को एक चोर और भागने वाले कलाकार फ्रैंक ली मॉरिस को अल्काट्राज द्वीप की अत्यधिक सुरक्षा वाली जेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। भोजन कक्ष में मॉरिस की मुलाकात संकी लिटमस से होती है, जिसे मिठाइयाँ बहुत पसंद हैं। मॉरिस को जेल के वार्डन से मिलने भेजा जाता है, जो उसे रूखेपन से बताता है अल्काट्राज से आज तक कोई नहीं भागा है और न ही कभी भागेगा। वार्डन यह नहीं देख पाता कि मॉरिस उसकी मेज से एक नेल क्लिपर चुरा रहा है। मॉरिस की मुलाकात इंग्लिश से भी होती है, जो एक अश्वेत कैदी है और आत्मरक्षा में 2 श्वेत व्यक्तियों की हत्या के लिए 2 आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, और बुजुर्ग डॉग से भी, जो चित्र बनाता है और कभी अल्काट्राज में गुलदाउदी भी उगाता था। डॉग के चित्रों में गुलदाउदी को मानवीय भावना और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है। मॉरिस वुल्फ नामक एक बलात्कारी से भी दुश्मनी रखता है, जिसे वह नहाते समय तब पीटता है जब वह उसे परेशान करने की कोशिश करता है और बाद में जेल के आंगन में उस पर चाकू से हमला करता है। बाद में दोनों को एकांत में एक गड्ढे में कैद कर दिया जाता है। मॉरिस को बाद में रिहा कर दिया गया। जैसे ही मॉरिस को अपने नए सेलमेट कैदी चार्ली बट्स के बारे में पता चलता है, वार्डन को पता चलता है कि डॉक ने उसका और साथ ही अन्य गार्डों का चित्र बनाया है। गार्डों के चित्र चापलूसी भरे हैं, उनकी मानवता को पहचानते हैं, लेकिन वार्डन का चित्र, जिसे दृष्टि से दूर रखा गया है, डॉक को उसके क्रूर स्वभाव की कुरूपता के रूप में दिखाई देता है। क्रोधित होकर वार्डन डॉक से उसके विशेषाधिकार छीन लेता है। दुखी डॉक जेल की कार्यशाला में एक कुल्हाड़ी से अपनी उंगलियां काट लेता है और उसे ले जाया जाता है। मॉरिस को पता चलता है कि डॉक ने अपनी जेब से एक खिले हुए सिर को उपहार में दिया था। जब मॉरिस को पता चलता है कि बैंक लूटने वाले भाई जॉन और क्लेरेंस इंग्लिन, जो किसी अन्य जेल की सजा के पुराने दोस्त हैं, अल्काट्राज में हैं, मॉरिस को पता चलता है कि उसके सेल में ग्रिल के चारों ओर का कंक्रीट कमजोर है। अगले महीनों में मॉरिस, इंग्लिन और बट्स अपनी कोठरियों की दीवारों को चम्मचों से खोदते हैं, उन्हें गर्म करके अस्थायी फावड़े बनाते हैं, अपने बिस्तरों में लगाने के लिए कागज की लुगदी और मानव बाल से पुतले बनाते हैं और रेनकोट से एक बेड़ा बनाते हैं। मंगलवार 12 जून 1962 की रात को निकलने की योजना बनाने के बाद मॉरिस डॉक के सम्मान में भोजन कक्ष में गुलदाउदी रखता है, लेकिन वार्डन वहां रुकता है और उसे कुचल देता है, जिससे उत्तेजित लिटमस को घातक दिल का दौरा पड़ता है। वार्डन मॉरिस को ताना मारता है कि कुछ लोगों की नियति होती है कि वे अल्काट्राज से कभी जिंदा नहीं निकल पाते। मॉरिस इंग्लिश के साथ विदाई में हाथ मिलाते हैं। हालांकि मॉरिस की कोठरी की नियमित तस्करी की तलाशी में कुछ नहीं मिलता, फिर भी संदिग्ध वार्डन उसे 12 जून की सुबह एक अलग कोठरी में स्थानांतरित करने का सुझाव देता है। 11 जून सोमवार को वुल्फ को एकांत कारावास से रिहा कर दिया जाता है और वह मॉरिस को धमकाता है। मॉरिस उसी रात वहां से निकलने का फैसला करता है। हालांकि वुल्फ मॉरिस पर फिर से हमला करने की तैयारी करता है, इंग्लिश उसे अपने गिरोह की धमकी देकर रोक लेता है। उस रात चारों कैदी गलियारे में मिलने की योजना बनाते हैं, लेकिन बट्स अपना धैर्य खो देता है और उनसे मिलने में विफल रहता है, जिससे मॉरिस और इंग्लिन को उसके बिना ही आगे बढ़ना पड़ता है।
तैरने के उपकरण लेकर मॉरिस और एंगलिन छत पर पहुंच जाते हैं और सर्चलाइट से बच निकलते हैं। बट्स हिम्मत जुटाता है लेकिन शाफ्ट तक नहीं पहुंच पाता, अंततः निराश होकर अपनी कोठरी में लौट जाता है। मॉरिस और एंगलिन इमारत के किनारे से नीचे जेल के आंगन में पहुंचते हैं, कांटेदार तारों की बाड़ फांदते हैं, द्वीप के तट पर पहुंचते हैं और बेड़ा फुलाते हैं। तीनों लोग अल्काट्राज से भाग निकलते हैं, पानी में आंशिक रूप से डूबे हुए, बेड़ा पकड़े हुए और अपने पैरों से खुद को आगे बढ़ाते हुए रात में गायब हो जाते हैं। अगली सुबह मॉरिस को उसकी नई कोठरी में ले जाने की योजना बना रहे एक गार्ड को नकली सिर मिलता है और वह अलार्म बजाता है। इंग्लिश खुशी से मुस्कुराता है। एंजेल द्वीप पर एक खोज दल में शामिल होकर वार्डन को पता चलता है कि उन लोगों के रेनकोट के कपड़े और निजी सामान के टुकड़े खाड़ी में तैरते हुए मिले हैं। वह जिद करता है कि उन लोगों के निजी सामान बहुत महत्वपूर्ण थे और वे उन्हें खोने से पहले ही डूब गए होंगे। हालांकि एक सार्जेंट उसे ताना मारता है कि हो सकता है कि उन लोगों ने इसे खो दिया हो ताकि ऐसा लगे कि वे डूब गए हैं। वार्डन को एक चट्टान पर एक गुलदाउदी के फूल का सिर दिखाई देता है जब एक सहयोगी उसे बताता है कि उसे अपने वरिष्ठों से मिलने के लिए वाशिंगटन वापस बुलाया गया है, और इस संभावना के साथ कि उसे भागने से न रोक पाने के कारण जल्दी सेवानिवृत्ति लेनी पड़ सकती है। यह बताए जाने के बाद कि एंजेल द्वीप पर कोई गुलदाउदी नहीं उगती, वार्डन जोर देकर कहता है कि वे लोग डूब गए थे, फूल को कुचलकर पानी में फेंक देता है। समापन पाठ में कहा गया है कि कोई शव नहीं मिला और अल्काट्राज को 1 वर्ष से भी कम समय में बंद कर दिया गया। अंतिम दृश्य में मॉरिस का नकली सिर फर्श पर पड़ा हुआ है, जो मुस्कुराता हुआ प्रतीत होता है। ढालना क्लिंट ईस्टवुड, फ्रैंक ली मॉरिस, पैट्रिक मैकगुहन वार्डन के रूप में, फ्रेड वार्ड, जॉन एंगलिन के रूप में जैक थिब्यू, क्लेरेंस एंगलिन, लैरी है एंकिन, चार्ली बट्स के रूप में रॉबर्ट ब्लॉसम चेस्टर, डॉक डाल्टन के रूप में पॉल बेंजामिन, अंग्रेज के रूप में ब्रूस एम फिशर, वुल्फ के रूप में फ्रैंक रोंजियो, लिटमस के रूप में जॉनसन के रूप में फ्रेड स्टुथमैन, डेविड क्रायर वैगन के रूप में डैनी ग्लोवर और कार्ल लुम्बली कैदियों के रूप में उत्पादन बाय अल्काट्राज। दाय फिल्मांकन के दौरान इस्तेमाल की गई मालपासो पैरामाउंट प्रोडक्शन बेंच पटकथा और फिल्मांकन। पटकथा लेखक रिचर्ड टगल ने एक पर्यटक के रूप में अल्काट्राज का दौरा किया था और जून 1962 के पलायन से वे बहुत प्रभावित हुए थे। जब टगल को स्वास्थ्य प्रकाशन में अपनी नौकरी से निकाल दिया गया तो उन्होंने स्क्रीन रूपांतरण के लिए इस अवसर का उपयोग किया और इसी नाम की 1963 की पुस्तक के लेखक जे कैंपबेल ब्रूस से संपर्क किया। ब्रूस के साथ एक समझौते पर पहुंचने के बाद टगल प्रकाशक मैकग्राहिल से अनुमति प्राप्त करने में सक्षम थे। इस बात पर संदेह करते हुए कि एक नौसिखिया पटकथा लेखक इस परियोजना को साकार कर सकता है, मैकग्राहिल ने बस एक पत्र में फिल्म के अधिकारों को त्याग दिया। पलायन पर शोध करते समय टगल के पास मामले के बारे में हाल ही में जारी संघीय जांच ब्यूरो के रिकॉर्ड तक पहुंच थी। टगल ने ब्रूस की किताब पर आधारित एक पटकथा पर शोध और लेखन में 6 महीने बिताए। 6 सभी ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें खराब संवाद और किरदार हैं और इसमें प्रेम प्रसंग का अभाव है और जनता को जेल की कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। टगल ने निर्माताओं और अधिकारियों को दरकिनार करने और फिल्म निर्माताओं से सीधे निपटने का फैसला किया। ब्रूस की सलाह पर टगल ने निर्देशक डॉन सीगल के एजेंट को फोन किया और झूठ बोला कि वह एक पार्टी में सीगल से मिले थे और निर्देशक ने उनकी पटकथा पढ़ने में रुचि व्यक्त की थी। एजेंट ने पटकथा सीगल को भेज दी, जिन्होंने इसे पढ़ा, पसंद किया और क्लिंट ईस्टवुड को दे दिया। 6 सीगल ने पहले ही किताब में रुचि दिखाई थी और 1966 में द रॉक नामक एक ट्रीटमेंट लिखा था। सीगल टगल की पटकथा से प्रभावित हुए और इसे $1 लाख में खरीद लिया। टगल ने सोचा, अल्काट्राज एक किरदार है, एक बड़ा किरदार। आप इन लोगों को इसे जीतने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा है। टगल ने इंग्लिश का किरदार गढ़ा और द ग्रेट एस्केप जैसी कई जेल फिल्मों के कुछ दृश्यों से प्रेरित होकर उन्होंने शुरुआत में मॉरिस से बट्स को अपने बचपन का पूरा वर्णन करवाया, लेकिन संवाद छोटे कर दिए। पटकथा के कुछ दृश्य हटा दिए गए, जिनमें क्रिसमस के दौरान का एक दृश्य भी शामिल है, जहां मॉरिस अपनी कोठरी में अकेला है, उसके पास एक गम्बॉल है और जैसे ही वह रैपर खोलता है, वह फर्श पर गिर जाता है और कोठरी की सलाखों के नीचे लुढ़क जाता है। वह नीचे हाथ डालता है, लेकिन कुछ इंच की दूरी से उस तक पहुंचने से चूक जाता है।
भागने वाले 3 असली कैदियों के अनिश्चित भाग्य के कारण टगल को अंत तक पहुंचने में मुश्किल हुई। अंततः उन्हें पता चला कि अल्काट्राज में फूल उगते हैं, जिसके बाद उन्होंने डॉक के किरदार को एक चित्रकार के रूप में गढ़ा जो आज़ादी के प्रतीक के रूप में फूल बनाता है और मॉरिस को एक फूल देता है। फिल्म संपादक फेरिस वेबस्टर और डॉन सीगेल ने फिल्म का पहला कट किया और गार्ड द्वारा मॉरिस के डमी सिर की खोज पर फिल्म को समाप्त करने का एक अस्थायी निर्णय लिया। टगल के अनुसार ईस्टवुड परेशान थे और उन्होंने कहा कि वह वही अंत चाहते हैं जो वार्डन द्वारा फूल खोजने की पटकथा में था और जिसे फिल्माया गया था। ईस्टवुड ने इंग्लैंड में सीगेल को फोन किया, जिन्होंने कहा कि आगे बढ़े और इसे वापस लगा दें। सीगेल का मूल अंत गार्ड द्वारा मॉरिस के बिस्तर में डमी सिर की खोज के साथ था। ईस्टवुड को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने वार्डन को एंजेल द्वीप पर एक गुलदाउदी ढूंढने के द्वारा अंत को आगे बढ़ाया, एक ऐसी प्रजाति जो द्वीप के मूल निवासी नहीं है बल्कि डॉक द्वारा अल्काट्राज में लगाई गई थी, जिन्होंने मॉरिस को एक दिया था। हालांकि गुलदाउदी का स्थान कैदियों के जीवित रहने या मृत्यु का सुझाव देता है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। 8, 9, 10 ईस्टवुड को सरगना फ्रैंक मॉरिस की भूमिका पसंद आई और उन्होंने अभिनय करने के लिए हामी भर दी, बशर्ते सीगल मालपासो बैनर तले निर्देशन करें। सीगल ने जोर दिया कि यह डॉन सीगल की फिल्म हो और उन्होंने ईस्टवुड को मात देते हुए फिल्म के अधिकार $1 लाख में खरीद लिए। इससे दोनों दोस्तों के बीच दरार पैदा हो गई। हालांकि सीगल अंततः इसे मालपासो सीगल प्रोडक्शन के लिए मान गए, लेकिन सीगल एक प्रतिद्वंद्वी स्टूडियो पैरामाउंट पिक्चर्स के पास चले गए 5 और फिर कभी ईस्टवुड की कोई फिल्म निर्देशित नहीं की। हालांकि अल्काट्राज का अपना बिजली संयंत्र था, लेकिन वह अब काम नहीं कर रहा था और द्वीप को सैन फ्रांसिस्को की बिजली से जोड़ने के लिए 15 मील लंबी केबल की जरूरत थी। सीगल और टगल ने पटकथा पर काम किया और निर्माताओं ने जीर्णशीर्ण जेल के जीर्णोद्धार और ठंडे वातावरण को फिर से बनाने के लिए $500,000 का भुगतान किया। स्टूडियो में कुछ अंदरूनी हिस्सों का पुनर्निर्माण करना पड़ा। फिल्म बनने के बाद भी कई सुधारों को बरकरार रखा गया। विषय वस्तु। धार्मिक इतिहासकार एडेल रेनहार्ट्स ने पाया कि मॉरिस के भाग्य को अनिश्चित छोड़कर वह एक मसीह जैसे व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं। 11 ऐतिहासिक सटीकताएं भी देखें। जून 1962 अल्काट्राज भागने का प्रयास। मॉरिस के अल्काट्राज पहुंचने का प्रारंभिक पाठ 18 जनवरी 1960 को दिया गया है। वास्तविक जीवन में मॉरिस को 14 जनवरी को अल्काट्राज भेजा गया था। 12 मॉरिस और वार्डन के बीच की बातचीत, विशेष रूप से जब मॉरिस से पूछा जाता है कि क्या उसका कोई परिवार है। मॉरिस को एक वर्गीकरण पैरोल अधिकारी और सहयोगी वार्डन द्वारा दी गई बातचीत का एक समामेलन है। 12 164 165 13 लिटमस ने मॉरिस को जेल यार्ड में छत के ऊपर शाफ्ट के बारे में बताया और उसे चिढ़ाते हुए कहा, चाबी के लिए बैल से पूछो। एक कथित बातचीत पर आधारित है जो मॉरिस ने ब्रश की दुकान में एक साथी कैदी के साथ की थी। 12 155 156 13 वार्डन एक काल्पनिक चरित्र है जिसे संभावित कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए बनाया गया है। फिल्म जनवरी 1960 में मॉरिस के अल्काट्राज पहुंचने और जून 1962 में उसके भागने के बीच की कहानी है। पूरी फिल्म के दौरान वार्डन अपने पद पर बना रहता है। वास्तव में वार्डन मैडिगन की जगह 1961 में ब्लैकवेल ने ले ली थी। ब्लैकवेल ने 1961 से 1963 तक अपने सबसे कठिन समय में अल्काट्राज के वार्डन के रूप में काम किया, जब यह एक खस्ताहाल जेल और वित्तीय समस्याओं के कारण बंद होने का सामना कर रहा था, और जून 1962 के भागने के समय भी। ब्लैकवेल ने जेल की देखरेख करने और अपनी अनुपस्थिति में वार्डन के रूप में कार्य करने के लिए आर्थर डॉलिसन को सहयोगी के रूप में स्थानांतरित किया। 12 163 13 भागने के समय ब्लैकवेल कैलिफोर्निया के नापा काउंटी में छुट्टी पर थे। 15 डॉक द्वारा कुल्हाड़ी से अपनी उंगलियां काटने की घटना 1937 की एक वास्तविक घटना पर आधारित थी। कैदी रूफ पर सफुल कैदियों पर चुप्पी के सख्त नियमों से परेशान होकर अल्काट्राज से स्थानांतरित होने की कोशिश करने के लिए कुल्हाड़ी से 4 उंगलियां काट दीं। 16 17 वास्तविक जीवन के वृत्तांत इस बात पर विरोधाभासी हैं कि भागने की योजना किसने बनाई। एलन वेस्ट, चौथा कैदी जिसने वास्तविक भागने में भाग लेने की कोशिश की थी लेकिन भागने वाली रात अपने वेंटिलेटर ग्रिल को हटाने में विफल रहने के कारण पीछे छूट गया था, को काल्पनिक रूप से चार्ली बट्स
के रूप में चित्रित किया गया है। बट्स, जो एक नवागंतुक है, को एक बमुश्किल सक्षम अनुयायी के रूप में चित्रित किया गया है और बहुत चतुर नहीं है, जैसा कि लिटमस द्वारा खुद को अल कैपोन के रूप में पेश करने पर दिखाया गया है। वास्तविक जीवन में वेस्ट 1957 से अल्काट्राज में था और हिंसा और बार-बार भागने के लिए एक आक्रामक प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता था। वेस्ट ने दावा किया कि भागने का विचार उसका था। फिल्म इस विचार को पुष्ट करती है कि मॉरिस मास्टरमाइंड था। उद्धरण वांछित। गुलदाउदी का प्रतीक फिल्म का एक काल्पनिक आविष्कार है, जैसा कि अंतिम दृश्य है जहां वार्डन को भागने के बाद एंजेल द्वीप पर एक गुलदाउदी मिलती है, जो कैदियों के जीवित रहने का संकेत हो भी सकता है और नहीं भी। 18 स्वागतालोचनात्मक प्रतिक्रिया। एस्केप फ्रॉम अल्काट्राज को आलोचकों ने खूब सराहा और कई लोगों ने इसे 1979 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना। 19, 20, 21 टाइम के फ्रैंक रिच ने फिल्म को शांत सिनेमाई अनुग्रह के रूप में वर्णित किया, जबकि द न्यू रिपब्लिक के स्टेनली कॉफमैन ने इसे क्रिस्टलीय सिनेमा कहा। 22 द न्यूयॉर्क टाइम्स के विंसेंट कैनबी ने इसे एक प्रथम श्रेणी की एक्शन फिल्म कहा, यह देखते हुए कि श्री ईस्टवुड भूमिका और फिल्म की मांगों को उस तरह पूरा करते हैं जैसा शायद कोई अन्य अभिनेता नहीं कर सकता। क्या यह अभिनय है? मुझे नहीं पता, लेकिन वह इस परिदृश्य में सबसे बड़ी शख्सियत है। 23 वैराइटी ने इसे अब तक की सबसे बेहतरीन जेल फिल्मों में से एक कहा। 24 रोजर एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, अपनी लगभग पूरी लंबाई के बावजूद एस्केप फ्रॉम अल्काट्राज जेल में जीवन का एक कसा हुआ और कठोरता से गढ़ा गया चित्रण है। यह कहानी कहने का एक उत्कृष्ट नमूना भी है, जिसमें पात्र कम बोलते हैं और कैमरा कार्रवाई को समझाता है, लेकिन उन्होंने टिप्पणी की कि अंत शानदार नहीं है। 25 शिकागो ट्रिब्यून के जीन सिस्केल ने इसे 4 में से 3 स्टार दिए और इसे बहुत मनोरंजक और अच्छी तरह से बनाया गया कहा। मुख्य समस्या इसका बहुत जल्दी खत्म होना है, जो हमें चौंका देता है। 26 लॉस एंजल्स टाइम्स के केविन थॉमस ने लिखा, सिनेमा प्रेमियों के लिए एक आनंददायक एस्केप फ्रॉम अल्काट्राज लुभावनी रूप से किफायती, तेज और स्टाइलिश स्क्रीन कहानी कहने का एक पाठ्यपुस्तक उदाहरण बन सकता है। 27 समीक्षा एकत्रीकरण वेबसाइट रॉटन टोमाटोज ने पूर्वव्यापी रूप से बताया कि 31 आलोचकों में से 97% ने फिल्म को सकारात्मक समीक्षा दी, जिसकी औसत रेटिंग 7.1 रही। साइट की आलोचकों की आम सहमति कहती है, एस्केप फ्रॉम अल्काट्राज अपनी कुख्यात सेटिंग के तनावपूर्ण क्लॉस्ट्रोफोबिया का शानदार इस्तेमाल करती है, साथ ही इसके नायक के पौराणिक रूप से दृढ़ निश्चय का भी। 28 मेटाक्रिटिक पर 9 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 76 का भारित औसत स्कोर मिला है, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 29 बॉक्स ऑफिस 24 जून 1979 को 815 स्क्रीन्स पर प्रदर्शित इस फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में अमेरिका में $5.3 मिलियन की कमाई की। कुल मिलाकर फिल्म ने अमेरिका और कनाडा में अनुमानित $43 मिलियन की कमाई की, 4.2, जिससे यह 1979 की 15वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली घरेलू फिल्म बन गई। परंपरा 2001 में अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट ने इस फिल्म को AFI के 100 साल 100 रोमांच के लिए नामांकित किया। 30 क्वेंटिन टारंटिनो ने इसे आकर्षक और उत्साहवर्धक दोनों सिनेमाई रूप से कहा, यह सीगल की सबसे अभिव्यंजक फिल्म है। 31 राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अल्काट्राज को फिर से खोलने के इरादे की घोषणा करने से कुछ घंटे पहले PBS पर फिल्म प्रसारित होने के बाद 2025 में फिल्म को नए सिरे से सांस्कृतिक रुचि मिली, जिससे कई लोगों का मानना था कि उनका निर्णय फिल्म से प्रेरित था। 32 यह भी देखें, क्लिंटन ईस्टवुड जूनियर, जन्म 31 मई 1930, एक अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्देशक हैं। वेस्टर्न टीवी सीरीज रोहाइड में सफलता हासिल करने के बाद ईस्टवुड ने 1960 के दशक के मध्य में सर्जियो लियोन की स्पैगेटी वेस्टर्न फिल्मों की डॉलर्स ट्रिलॉजी में मैन विद नो नेम की भूमिका और 1970 और 1980 के दशक में 5 डटी है एरी फिल्मों में एंटीहीरो पुलिस अधिकारी है एरी कैलाहन की भूमिका से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। इन भूमिकाओं ने अन्य भूमिकाओं के अलावा ईस्टवुड को पुरुषत्व का एक स्थायी सांस्कृतिक प्रतीक बना दिया है।
4-5 1986 में निर्वाचित, ईस्टवुड ने 2 साल तक कार्मेल बाय द सी, कैलिफोर्निया के मेयर के रूप में कार्य किया। ईस्टवुड की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलताएं एडवेंचर कॉमेडी एवरी वहिच वे बट लूज 1978 और इसकी एक्शन कॉमेडी सीक्वल एनी वहिच वे यू कैन 1980 हैं। 6 अन्य लोकप्रिय ईस्टवुड फिल्मों में वेस्टर्न है एंगेम हाई 1968, द आउटलॉ जोसी वेल्स 1976 और पेल राइडर 1985, एक्शन वॉर फिल्म व्हेयर ईगल्स डेयर 1968, जेल फिल्म एस्केप फ्रॉम अल्काट्राज 1979, युद्ध फिल्म हार्टब्रेक रिज 1986, एक्शन फिल्म इन द लाइन ऑफ फायर 1993 और रोमांटिक ड्रामा द ब्रिजेस ऑफ मेडिसन काउंटी 1995 शामिल हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित, ईस्टवुड ने अपनी वेस्टर्न फिल्म अनफॉरगिवेन 1992 और स्पोर्ट्स ड्रामा मिलियन डॉलर बेबी 2004 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। अपनी कई स्टार फिल्मों के निर्देशन के अलावा ईस्टवुड ने ऐसी फिल्मों का भी निर्देशन किया है जिनमें वे स्वयं नहीं दिखाई दिए, जैसे मिस्ट्री ड्रामा मिस्टिक रिवर 2003 और युद्ध फिल्म लेटर्स फ्रॉम इवो जीमा 2006, जिसके लिए उन्हें अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला, साथ ही कानूनी थ्रिलर जूरर नंबर 2 2024। उन्होंने जीवनी पर आधारित फिल्मों चेंजलिंग 2008, इन्विक्टस 2009, अमेरिकन स्नाइपर 2014, सुली 2016 और रिचर्ड ज्वेल 2019 का भी निर्देशन किया। ईस्टवुड के पुरस्कारों में 4 अकादमी पुरस्कार, 4 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, 3 सीजर पुरस्कार और 1 AFI लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार शामिल हैं। 2000 में उन्हें इतालवी वेनिस फिल्म समारोह का गोल्डन लायन पुरस्कार मिला, जो उनकी आजीवन उपलब्धियों के सम्मान में दिया गया। उन्हें फ्रांस के 2 सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया गया। 1994 में उन्हें कमांडर ऑफ द ऑर्डर डेस आर्ट्स 8 डेस लेट्रेस और 2007 में लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। प्रारंभिक जीवन मुख्य लेख, क्लिंट ईस्टवुड का प्रारंभिक जीवन और कार्य। ईस्टवुड का जन्म 31 मई 1930 को सैन फ्रांसिस्को के सेंट फ्रांसिस मेमोरियल अस्पताल में रूथ नी मार्गरेट बी रनर 1909 से 2006 और क्लिंटन ईस्टवुड 1906 से 1970 के घर हुआ था, जो उस समय ओकलैंड के लेक मेरिट पड़ोस में रहते थे। अपने बेटे की प्रसिद्धि के दौरान रूथ को उनके दूसरे पति जॉन बेल्डेन वुड 1913 से 2004 के उपनाम से जाना जाता था, जिनसे उन्होंने क्लिंटन सीनियर की मृत्यु के बाद शादी की थी। 9 ईस्टवुड को अस्पताल की नर्सों ने सैमसन उपनाम दिया था क्योंकि जन्म के समय उनका वजन 11 पाउंड 6 औंस 5.2 किलोग्राम था। 10-11 उनकी एक छोटी बहन जीन बर्नहार्ट बी 1934 है। 12 एंग एम हाई की रिलीज से पहले ईस्टवुड ने पहले ही कूगन्स ब्लफ 1968 पर काम करना शुरू कर दिया था, जिसमें एरिज़ोना के एक डिप्टी शेरिफ ने न्यूयॉर्क शहर में एक वांछित मनोरोगी अपराधी डॉन स्ट्राउड का पता लगाया था। $1 मिलियन का प्रस्ताव मिलने के बाद वह यूनिवर्सल स्टूडियो के साथ फिर से जुड़ गए, जो उनके पिछले वेतन से 2 गुना था। 81 जेनिंग्स लैंग ने ईस्टवुड की मुलाकात डॉन सीगल से कराई, जो एक यूनिवर्सल कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टर थे, जो बाद में ईस्टवुड के करीबी दोस्त बन गए, जिससे एक ऐसी साझेदारी बनी जो 10 साल से ज्यादा चली और 5 फिल्मों का निर्माण किया। 82 शूटिंग नवंबर 1967 में शुरू हुई, इससे पहले कि स्क्रिप्ट को अंतिम रूप दिया जाता। 83 फिल्म हिंसा के चित्रण के लिए विवादास्पद थी। 84-85 कूगन्स ब्लफ अर्जेंटीना के संगीतकार लालो शिफ्रीन के साथ पहला सहयोग भी बन गया। 86 ईस्टवुड को युद्ध महाकाव्य व्हेयर ईगल्स डेयर 1968 के लिए $750,000 का भुगतान किया गया था। 87 जो द्वितीय विश्व युद्ध के एक दस्ते द्वारा आल्प्स में गेस्टापो के गढ़ में पैराशूट से उतरने की कहानी है। रिचर्ड बर्टन ने दस्ते के कमांडर की भूमिका निभाई थी और ईस्टवुड उनके दाहिने हाथ की भूमिका में थे। ईस्टवुड को बैटमैन टेलीविजन शो में टू फेस की भूमिका भी दी गई थी, लेकिन फिल्मांकन शुरू होने से पहले ही श्रृंखला रद्द कर दी गई थी। 88 इसके बाद ईस्टवुड ने एक संगीतमय फिल्म पेंट योर वैगन 1969 में सहाभिनय किया।
ईस्टवुड और ली मार्विन ने सोने के खनिकों की भूमिका निभाई, जो एक नीलामी में एक मॉर्मन निवासी की कम पसंदीदा पत्नी, जीन सेबर्ग, को खरीदते हैं। खराब मौसम और देरी ने निर्माण को प्रभावित किया और अंततः फिल्म का बजट $20 मिलियन से अधिक हो गया, जो उस समय के लिए बहुत अधिक था। 89 यह फिल्म आलोचनात्मक या व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही, लेकिन इसे सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर, संगीतमय या हास्य के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 90 1970 से 1989 निर्देशन की शुरुआत और डर्टी हैरी। ईस्टवुड ने डॉन सीगल द्वारा निर्देशित वेस्टर्न टू म्यूल्स फॉर सिस्टर सारा 1970 में शर्ली मैक्लेन के साथ अभिनय किया। फिल्म एक अमेरिकी भाड़े के सैनिक का अनुसरण करती है, जो नन के रूप में प्रच्छन्न एक वेश्या के साथ घुलमिल जाता है और मेक्सिको के सम्राट मैक्सिमिलियन आई के शासनकाल के दौरान ज्वारिस्टा विद्रोहियों के एक समूह की मदद करता है। 91-92 ईस्टवुड ने फिर से एक रहस्यमय अजनबी की भूमिका निभाई, बिना दाढ़ी, सेरापे जैसी बनियान पहने और सिगार पीते हुए। 93 हालांकि इसे मध्यम समीक्षा मिली। 94 95 96 फिल्म को द न्यूयॉर्क टाइम्स गाइड टू द बेस्ट 1000 मूवीज एवर मेड में सूचीबद्ध किया गया है। 97 लगभग उसी समय ईस्टवुड ने द्वितीय विश्व युद्ध की फिल्म केलीज हीरोज ईस्टवुड की आखिरी फिल्म थी जो उनके अपने मालपासो प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित नहीं थी। 98 यूगोस्लाविया और लंदन में फिल्माई गई। 99 फिल्म को ज्यादातर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और इसकी युद्धविरोधी भावनाओं को मान्यता मिली। 98 सीगल ने ईस्टवुड की अगली फिल्म द बेगाइल्ड 1971 का निर्देशन किया, जो एक घायल संघ सैनिक की कहानी है जिसे दक्षिणी लड़कियों के स्कूल की यौन रूप से दमित मैट्रन गेराल्डिन पेज द्वारा अभिनीत ने बंदी बना लिया है। 100 रिलीज होने पर फिल्म को फ्रांस में प्रमुख मान्यता मिली और इसे फ्रांसीसी आलोचकों द्वारा ईस्टवुड के बेहतरीन कार्यों में से एक माना जाता है। 101 हालांकि इसने $1 मिलियन से कम की कमाई की और ईस्टवुड और लैंग के अनुसार खराब प्रचार और ईस्टवुड की नपुंसक भूमिका के कारण फ्लॉप हो गई। जनवरी 1966 में ईस्टवुड ने न्यूयॉर्क शहर में निर्माता डिनो डी लॉरेंटिस से मुलाकात की और एक गैर पश्चिमी 5 भाग के एंथोलॉजी प्रोडक्शन द विचेस लेस्ट्रेगे 1967 में डी लॉरेंटिस की पत्नी सिल्वाना मंगानो के साथ अभिनय करने के लिए सहमत हुए। 68 ईस्टवुड की 19 मिनट की किस्त की शूटिंग में केवल कुछ दिन लगे। 2 महीने बाद उन्होंने द गुड, द बैड एंड द अगली पर काम करना शुरू किया, फिर से रहस्यमय मैन विद नो नेम की भूमिका निभाई। ली वैन क्लीफ एक निर्दयी भाग्य साधक के रूप में लौटे। एली वॉलाच ने मैक्सिकन डाकू टूसो रामिरेज की भूमिका निभाई। कहानी में एक कब्रिस्तान में दफन कॉन्फेडरेट सोने के कैश की खोज शामिल थी। 69 कुछ मिनट बाद वाया शब्द को लेकर चालक दल के बीच भ्रम की स्थिति के परिणामस्वरूप समय से पहले विस्फोट हो गया, जिससे वॉलाच की मौत हो सकती थी। 69 इसे शब्दों की किफ़ायत से निभाना चाहता था और इस पूरे एहसास को अपने तेवर और चालढाल के जरिए पैदा करना चाहता था। यह बिल्कुल वैसा ही किरदार था जिसकी मैंने लंबे समय से कल्पना की थी, रहस्य को बनाए रखते हुए और अतीत में घटी घटनाओं का संकेत देते हुए। इतने लंबे समय तक रोहाइड करने की निराशा के बाद यह संभव हुआ। मुझे लगा कि वह जितना कम बोलता, उतना ही मजबूत होता जाता और दर्शकों की कल्पना में उतना ही गहरा होता जाता। ईस्टवुड मैन विद नो नेम का किरदार निभाने पर 70 ए फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स 1964 में बिना नाम वाले आदमी के रूप में। डॉलर्स त्रयी 1967 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज नहीं हुई थी, जब 18 जनवरी को ए फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स रिलीज हुई। उसके बाद 10 मई को फॉर ए फ्यू डॉलर्स मोर और 29 दिसंबर को द गुड, द बैड एंड द अगली रिलीज हुई। 71 तीनों ही व्यावसायिक रूप से सफल रहीं, विशेष रूप से द गुड, द बैड एंड द अगली, जिसने अंत किराए की कमाई में $8 मिलियन कमाए और ईस्टवुड को एक प्रमुख फिल्म स्टार में बदल दिया, जिसे 1968 में क्विग्ले के टॉप 10 मनी मेकिंग स्टार्स पोल में पहली बार 5वें स्थान पर रखा गया। 71 72 तीनों को खराब समीक्षा मिली और ईस्टवुड के लिए अमेरिकी फिल्म आलोचकों का सम्मान जीतने की लड़ाई की शुरुआत हुई। 73 जूडिथ क्रिस्ट ने ए फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स को सस्ता बताया। 74 द न्यूयॉर्क टाइम्स की रेनाटा एडलर ने कहा कि द गुड, द बैड एंड द अगली
अपनी विशिष्ट शैली के इतिहास की सबसे महंगी, पवित्र और विकर्षक फिल्म थी। 75 टाइम ने फिल्म के बेढंगे अभिनय, विशेष रूप से ईस्टवुड के अभिनय की ओर ध्यान आकर्षित किया। हालांकि द न्यूयॉर्क टाइम्स के विंसेंट कैम्बी और बॉस्ली क्रॉथर जैसे कुछ आलोचकों ने उनके शांत स्वभाव की प्रशंसा की। 76 लियोन की छायांकन की व्यापक रूप से प्रशंसा हुई, यहां तक कि उन आलोचकों द्वारा भी जिन्होंने अभिनय की निंदा की। 73 स्टारडम ने ईस्टवुड को और भूमिकाएं दिलाईं। उन्होंने अमेरिकी संशोधनवादी वेस्टर्न है एम हाई 1968 में इंगर स्टीवंस, पैट हिंगल, एड बेगली के साथ अभिनय करने के लिए हस्ताक्षर किए। 77 जिसमें उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो मार्शल का बैज लेता है और एक कानून प्रवर्तक के रूप में बदला लेना चाहता है जब उसे निगरानीकर्ताओं द्वारा लिंच कर दिया जाता है और मृत समझकर छोड़ दिया जाता है। 78 फिल्म ने ईस्टवुड को 400,000 और इसके नेट बॉक्स ऑफिस का 25% कमाया। 77 डॉलर त्रयी से अर्जित धन का उपयोग करते हुए ईस्टवुड के सलाहकार इरविंग लियोनार्ड ने ईस्टवुड की अपनी प्रोडक्शन कंपनी मालपासो प्रोडक्शंस की स्थापना में मदद की, जिसका नाम कैलिफोर्निया के मोंटेरे काउंटी में ईस्टवुड की संपत्ति पर मालपासो क्रीक के नाम पर रखा गया। 38 वर्षीय अभिनेता फिल्म की रिलीज से एक महीने पहले तक अपेक्षाकृत अनजान थे, जैसा कि जुलाई 1968 में सिंडिकेटेड स्तंभकार डोरोथी मैनर्स द्वारा प्रकाशित एक समाचार से पता चलता है। आम आदमी अभी भी पूछ रहा है, क्लिंट ईस्टवुड कौन है? 79 लियोनार्ड ने हैंग एम हाई को यूनाइटेड आर्टिस्ट्स के साथ एक संयुक्त निर्माण के रूप में स्थापित किया। 80 जब यह अगस्त में रिलीज हुई तो यूनाइटेड आर्टिस्ट्स के इतिहास में इसका सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड था। हैंग एम हाई की आलोचकों द्वारा व्यापक रूप से प्रशंसा की गई, जिसमें न्यूयॉर्क पोस्ट के आर्चर विंस्टन भी शामिल थे, जिन्होंने इसे गुणवत्ता, साहस, खतरे और उत्साह से भरपूर एक पश्चिमी फिल्म कहा। ईस्टवुड मार्श एजेंसी में शामिल हो गए और हालांकि ल्यूबिन ने उन्हें द फर्स्ट ट्रैवलिंग सेल्सलेडी 1956 में अब तक की उनकी सबसे बड़ी भूमिका दी और बाद में उन्हें एस्केपेड इन जापान 1957 के लिए बिना किसी औपचारिक अनुबंध के काम पर रखा, ईस्टवुड संघर्ष कर रहे थे। 46 अपने वित्तीय सलाहकार इरविंग लियोनार्ड की सलाह पर उन्होंने 1956 में कुमिनोलेनिक एजेंसी और 1957 में मिशेल गर्ट्स को नियुक्त किया। उन्होंने 1956 में एबीसी के रीडर्स डाइजेस्ट श्रृंखला के एक खंड के लिए एक मनमौजी सेना अधिकारी के रूप में और हाईवे पेट्रोल एपिसोड में मोटरसाइकिल गिरोह के सदस्य के रूप में कई छोटी भूमिकाएं निभाईं। 46 1957 में ईस्टवुड ने वेस्ट पॉइंट श्रृंखला में एक कैडेट और डेथ वैली डेज में एक आत्मघाती स्वर्ण खोजकर्ता की भूमिका निभाई। 47 1958 में उन्होंने नेवी लॉग के एक खंड में नौसेना के लेफ्टिनेंट की भूमिका निभाई और 1959 की शुरुआत में जेम्स गार्नर के साथ मैवरिक में रेड हार्डिगन के रूप में एक उल्लेखनीय अतिथि भूमिका निभाई, जो एक कायर खलनायक की भूमिका में था जो पैसों के लिए एक अमीर लड़की से शादी करने पर आमादा था। 47 ईस्टवुड ने लाफायट एस्कैड्रिल 1958 में एक एविएटर के रूप में एक छोटा सा हिस्सा निभाया और एम्बुश एट सिमरॉन पास 1958 में कॉन्फेडरेसी के पूर्व विद्रोही के रूप में एक प्रमुख भूमिका निभाई, एक ऐसी फिल्म जिसे ईस्टवुड अपने करियर का सबसे निचला बिंदु मानते हैं। 48 49 50 रोहाइड सेट पर स्टंट वुमन रॉक्सैन ट्यूनिस के साथ लगभग 1959। 1958 में ईस्टवुड को सीबीएस की घंटे भर की वेस्टर्न श्रृंखला रोहाइड में राउडी येट्स के रूप में लिया गया, वह करियर की सफलता जिसकी उन्हें लंबे समय से तलाश थी। 51 52 ईस्टवुड अपने चरित्र से विशेष रूप से खुश नहीं थे। ईस्टवुड लगभग 30 वर्ष के थे और राउडी उनके आराम के लिए बहुत युवा और गठीले थे। 53 1958 की गर्मियों में एरिज़ोना में फिल्मांकन शुरू हुआ। 54 रोहाइड को टीवी रेटिंग में शीर्ष 20 तक पहुंचने में सिर्फ 3 सप्ताह लगे और हालांकि इसने कभी एमी नहीं जीता, यह कई वर्षों तक एक बड़ी सफलता थी और अक्टूबर 1960 से अप्रैल 1961 तक रेटिंग में छठे नंबर पर रही। 55 रोहाइड के वर्ष 1959 से 65 ईस्टवुड के करियर के सबसे भीषण वर्षों में से कुछ थे। 55 56 1963 के अंत तक रोहाइड की रेटिंग गिरने लगी थी और इसकी पटकथाओं में नयापन नहीं था। इसे 1965 से 66 सीजन के मध्य में रद्द कर दिया गया।
57 ईस्टवुड ने निर्देशन में अपना पहला प्रयास तब किया जब उन्होंने शो के कई ट्रेलर फिल्माए, लेकिन निर्माता उन्हें एक एपिसोड निर्देशित करने के लिए राजी नहीं कर पाए। 58 शो के पहले सीजन में ईस्टवुड ने प्रति एपिसोड $750 कमाए। रॉहाइड के रद्द होने के समय उन्हें प्रति एपिसोड 119,000 का विच्छेद वेतन मिला। 59 1963 से 1969 स्पेगेटी वेस्टर्न और स्टारडम। 1963 के अंत में ईस्टवुड के रॉहाइड के सहकलाकार एरिक फ्लेमिंग ने इटली में बनी वेस्टर्न फिल्म ए फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स 1964 में अभिनय करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिसे स्पेन के एक सुदूर इलाके में उस समय के अपेक्षाकृत अनजान निर्देशक सर्जियो लियोन ने फिल्माया था। 60 रिचर्ड हैरिसन ने लियोन को ईस्टवुड का सुझाव दिया क्योंकि हैरिसन जानते थे कि ईस्टवुड एक काउबॉय का किरदार बखूबी निभा सकते हैं। ईस्टवुड ने सोचा कि यह फिल्म उनकी रॉहाइड छवि से बाहर निकलने का एक मौका होगी। उन्होंने 11 हफ्तों के काम के लिए $15,000 के वेतन के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसमें काम पूरा होने पर एक मर्सिडीज बेंज ऑटोमोबाइल का बोनस भी शामिल था। 61 ईस्टवुड ने बाद में टीवी वेस्टर्न से ए फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स में बदलाव के बारे में कहा। 63 ईस्टवुड ने मैन विद नो नेम किरदार की विशिष्ट दृश्य शैली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और हालांकि लियोन धूम्रपान नहीं करते थे, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईस्टवुड सिगार पिए क्योंकि यह मुखौटा उस किरदार के लिए एक जरूरी सामग्री थी जिसे वह बनाने की कोशिश कर रहे थे। 64 लियोन ने बाद में बताया, मुझे एक अभिनेता से ज्यादा एक मुखौटे की जरूरत थी और उस समय ईस्टवुड के चेहरे पर सिर्फ 2 ही भाव थे, टोपी के साथ और बिना टोपी के। 65 फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स स्पैगेटी वेस्टर्न के विकास में एक मील का पत्थर साबित हुई, जिसमें लियोन ने पारंपरिक वेस्टर्न की तुलना में एक अधिक अराजक और उजाड़ दुनिया का चित्रण किया और एक नैतिक रूप से अस्पष्ट प्रतिनायक के साथ एक पश्चिमी नायक की अमेरिकी रूढ़िवादिता को चुनौती दी। फिल्म की सफलता ने ईस्टवुड को इटली में एक प्रमुख स्टार बना दिया। 66 और उन्हें त्रय की दूसरी फिल्म फॉर फ्यू डॉलर्स मोर 1965 में अभिनय करने के लिए फिर से काम पर रखा गया। पटकथा लेखक लुसियानो विंसेंजोनी के प्रयासों से फॉर फ्यू डॉलर्स मोर और त्रय की अंतिम फिल्म द गुड द बैड एंड द अगली 1966 के अधिकार यूनाइटेड आर्टिस्ट्स को लगभग 900,000 में बेचे गए। वह अंग्रेजी, आयरिश, स्कॉटिश और डच वंश का है। 13 ईस्टवुड में फ्लावर यात्री विलियम ब्रैडफोर्ड के वंशज हैं और इस वंश के माध्यम से उत्तरी अमेरिका में पैदा हुई 12वीं पीढ़ी है। 14, 15, 16, 1930 के दशक के दौरान उनके परिवार ने 3 बार स्थानांतरण किया क्योंकि उनके पिता ने व्यवसाय बदल दिया था। 17, 18 ईस्टवुड ने मीडिया साक्षात्कारों में जो संकेत दिया है उसके विपरीत वे 1940 और 1949 के बीच नहीं गए। 19, 20 कैलिफोर्निया के पीडमोंट में बसने के बाद ईस्टवुड शहर के एक समृद्ध क्षेत्र में रहते थे। उनके पास एक स्विमिंग पूल था, वे एक कंट्री क्लब के सदस्य थे और प्रत्येक माता पिता अपनी कार चलाते थे। 21 ईस्टवुड के पिता अपने अधिकांश कार्यकाल के दौरान जॉर्जिया पैसिफिक में एक विनिर्माण कार्यकारी थे। 22 जैसे जैसे क्लिंट और जीन बड़े हुए, रूथ ने IBM में लिपिक की नौकरी कर ली। 23 ईस्टवुड ने पीडमोंट मिडिल स्कूल में पढ़ाई की। 24 जहां उन्हें खराब शैक्षणिक स्कोर के कारण रोक दिया गया था और रिकॉर्ड बताते हैं कि उन्हें ग्रीष्मकालीन स्कूल में भी जाना पड़ा। 19 जनवरी 1945 से कम जनवरी 1946 तक उन्होंने पीडमोंट हाई स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन स्कूल के अन्य उल्लंघनों के अलावा एथलेटिक फील्ड स्कोरबोर्ड पर एक स्कूल अधिकारी को अश्लील सुझाव लिखने और स्कूल के लॉन पर एक पुतला जलाने के कारण उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए कहा गया। 25 उन्होंने ओकलैंड टेक्निकल हाई स्कूल में स्थानांतरित कर लिया और 2 फरवरी 1949 को स्नातक किया। 26 ईस्टवुड ने कई अजीब नौकरियां कीं, जिनमें लाइफगार्ड, पेपर कैरियर, किराना क्लर्क, फॉरेस्ट फायर फाइटर और गोल्फ कैडी शामिल थे। 27 ईस्टवुड ने कहा कि उन्होंने 1951 में सिएटल विश्वविद्यालय में दाखिला लेने की कोशिश की। 28 लेकिन इसके बजाय कोरियाई युद्ध के दौरान उन्हें संयुक्त राज्य की सेना में भर्ती किया गया।
29 डॉन लूमिस ने सुना कि ईस्टवुड एक फोर्ट ऑर्ड अधिकारी की बेटियों में से एक के साथ रोमांस कर रहे थे, जिसे पोस्टिंग के लिए नाम आने पर उन पर नजर रखने के लिए विनती की गई होगी। 30 सिएटल में एक पूर्व व्यवस्थित मुलाकात। 30 से लौटते समय वह एक डगलस एडी बम्बरशक पर एक यात्री थे जिसका ईंधन खत्म हो गया और वह पॉइंट रेस के पास समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 31-32 एक जीवन रक्षक बेड़ा का उपयोग करते हुए वह और पायलट। आजीविका 1954-1962 अभिनय की शुरुआत और रोहाइड 1959 में रोहाइड के एक एपिसोड में नीना फोच के साथ। रोहाइड के लिए CBS प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यूनिवर्सल इंटरनेशनल का कैमरा क्रू फोर्ट ऑर्ड में शूटिंग कर रहा था जब एक उद्यमी सहायक ने ईस्टवुड को देखा और उन्हें निर्देशक से मिलने के लिए आमंत्रित किया। 35 हालांकि यह ईस्टवुड के अधिकृत जीवनी लेखक पैट्रिक मैकगिलिगन द्वारा विवादित है। 36 ईस्टवुड की आधिकारिक जीवनी के अनुसार मुख्य व्यक्ति चक हिल नाम का एक व्यक्ति था जो फोर्ट ऑर्ड में तैनात था और हॉलीवुड में उसके संपर्क थे। 35 लॉस एंजल्स में रहते हुए हिल ईस्टवुड के साथ फिर से परिचित हो गए और उन्हें एक यूनिवर्सल स्टूडियो में चुपके से ले जाने में कामयाब रहे, जहां उन्होंने उन्हें कैमरामैन इरविंग ग्लासबर्ग से मिलवाया। 35 ग्लासबर्ग ने आर्थर लुबिन के तहत एक ऑडिशन की व्यवस्था की जो ईस्टवुड की उपस्थिति और कद, तब 6 फीट 4 इंच 193 सेंटीमीटर से बहुत प्रभावित थे। 37 ल्यूबिन ने सुझाव दिया कि वह नाटक कक्षाओं में भाग ले और अप्रैल 1954 में ईस्टवुड के शुरुआती अनुबंध की व्यवस्था की जो $100 प्रति सप्ताह था। 37 हस्ताक्षर करने के बाद ईस्टवुड की शुरुआत में उनके कठोर तरीके और अपनी पंक्तियों को दांतों तले दबाने के लिए आलोचना की गई जो एक आजीवन ट्रेडमार्क था। 38 मई 1954 में ईस्टवुड ने 6 ब्रिजेस टू क्रॉस के लिए अपना पहला वास्तविक ऑडिशन दिया, लेकिन जोसेफ पेवनी ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। 39 कई असफल ऑडिशन के बाद उन्हें अंततः निर्देशक जैक अर्नोल्ड द्वारा रिवेंज ऑफ द क्रिएचर 1955 में एक छोटी भूमिका दी गई जो हाल ही में रिलीज हुई क्रिएचर फ्रॉम द ब्लैक लैगून की अगली कड़ी थी। 40 सितंबर 1954 में ईस्टवुड ने आर्थर लुबिन की लेडी गोडिवा ऑफ कोवेंट्री पर 3 सप्ताह तक काम किया। फरवरी 1955 में एक भूमिका जीती जिसमें उन्होंने जोनसी की भूमिका निभाई जो फ्रांसिस इन द नेवी में एक नाविक था और एक अन्य जैक अर्नोल्ड फिल्म टारेंटुला में बिना श्रेय के दिखाई दिया। 41-42 मई 1955 में ईस्टवुड ने फिल्म नेवर से गुडबाय में 4 घंटे काम किया और अगस्त 1955 में स्टार इन द डस्ट में एक रैंच है एंड के रूप में एक छोटी सी बिना श्रेय वाली भूमिका निभाई जिसमें जॉन अगर और मैमी वैन डोरेन ने अभिनय किया, जिनमें से बाद में उन्होंने कुछ समय के लिए डेटिंग की। 43 यूनिवर्सल ने उन्हें 2 जुलाई 1955 को NBC के एलन इन मूवीलैंड में अपनी पहली टेलीविजन भूमिका प्रदान की जिसमें हास्य अभिनेता स्टीव एलन, अभिनेता टोनी कर्टिस और स्विंग संगीतकार बेनी गुरमैन ने अभिनय किया। 44 हालांकि उन्होंने एक अभिनेता के रूप में विकास करना जारी रखा, यूनिवर्सल ने 23 अक्टूबर 1955 को उनका अनुबंध समाप्त कर दिया। इसके बाद ईस्टवुड ने अपना ध्यान ब्रीजी 1973 की ओर लगाया जो विलियम होल्डन और के लेंस अभिनीत एक फिल्म थी जो एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और एक किशोर लड़की के बीच पनपते प्यार के बारे में थी। कई अभिनेत्रियों ने शीर्षक भूमिका के लिए पैरवी की थी जिसमें ईस्टवुड की भावी लंबे समय की साथी सोंद्रा लोके भी शामिल थीं जो 29 साल की उम्र में चरित्र की उम्र से लगभग दोगुनी थीं। फ्रैंक स्टेनली द्वारा बहुत तेजी और कुशलता से शूट की गई यह फिल्म बजट से $1 मिलियन कम में बनी और तय समय से 3 दिन पहले ही पूरी हो गई। 131 ब्रीजी कोई बड़ी आलोचनात्मक या व्यावसायिक सफलता नहीं थी। 9 इसके बाद ईस्टवुड ने कैमरे के सामने मैग्नम फोर्स 1973 में है एरी कैल्हन की भूमिका निभाने के लिए वापसी की। 132 हालांकि फिल्म रिलीज के बाद एक बड़ी सफलता थी जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका में $58.1 मिलियन की कमाई की, ईस्टवुड के लिए एक रिकॉर्ड, यह एक महत्वपूर्ण सफलता नहीं थी। 134 न्यूयॉर्क टाइम्स की आलोचक नोरा सेयर ने फिल्म के अक्सर विरोधाभासी नैतिक विषयों की आलोचना की जबकि पेपर के फ्रैंक रिच ने इसे वही पुरानी सामग्री कहा। 134
ईस्टवुड ने जेफ ब्रिजेस और जॉर्ज कैनेडी के साथ दोस्ती भरी एक्शन फिल्म थंडरबोल्ट एंड लाइटफुट 1974 में काम किया, जो एक अनुभवी बैंक लुटेरे थंडरबोल्ट ईस्टवुड और एक युवा ठग लाइटफुट ब्रिजेस के बारे में एक रोड मूवी थी। 1974 के वसंत में रिलीज होने पर फिल्म को इसके ऑफबीट कॉमेडी के लिए सराहा गया, जिसमें उच्च रहस्य और त्रासदी का मिश्रण था, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर केवल मामूली सफलता थी, जिसने $32.4 मिलियन की कमाई की। 135 ईस्टवुड के अभिनय को आलोचकों ने नोट किया, लेकिन ब्रिजेस के कारण यह फीका पड़ गया, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। ईस्टवुड कथित तौर पर अकादमी पुरस्कार मान्यता के अभाव में नाराज थे। 1974 में द आइगर सैंक्शन की एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक अज्ञात सहकर्मी के साथ ईस्टवुड की अगली फिल्म द ईगर सैंक्शन 1975 ट्रेवियन के इसी नाम के समीक्षकों द्वारा प्रशंसित जासूसी उपन्यास पर आधारित थी। ईस्टवुड ने जोनाथन हेमलॉक की भूमिका निभाई, जो मूल रूप से पॉल न्यूमैन के लिए बनाई गई भूमिका थी, एक हत्यारा जो कॉलेज कला प्रोफेसर बन गया, जो एक दुर्लभ पिसारो पेंटिंग के बदले में एक आखिरी मंजूरी के लिए अपने पूर्व पेशे में लौटने का फैसला करता है। इस प्रक्रिया में उसे खतरनाक परिस्थितियों में स्विट्जरलैंड में ईगर के उत्तरी चेहरे पर चढ़ना होगा। माइक हूवर ने 12 अगस्त को स्विट्जरलैंड के ग्रिंडेलवाल्ड में फिल्मांकन शुरू होने से पहले 1974 की गर्मियों में योसेमाइट में कई हफ्तों की तैयारी के दौरान ईस्टवुड को चढ़ाई करना सिखाया। 137 138 ईगर के खतरों के बारे में पूर्व चेतावनियों के बावजूद 139 140 मई 1975 में रिलीज होने पर द आइगर सैंक्शन व्यावसायिक रूप से मामूली रूप से सफल रही, जिसने बॉक्स ऑफिस पर $14.2 मिलियन कमाए और मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त कीं। 141 द वॉल स्ट्रीट जर्नल के जॉय गोल्डबॉयम ने फिल्म को क्रूर कल्पना के रूप में खारिज कर दिया। 141 142 ईस्टवुड ने फिल्म के खराब प्रचार के लिए यूनिवर्सल स्टूडियो को दोषी ठहराया और फ्रैंक वेल्स के माध्यम से वार्नर ब्रदर्स के साथ एक समझौता करने के लिए उनसे मुंह मोड़ लिया, जो आज तक चला है। 143 चीफ डैन जॉर्ज लॉक और ईस्टवुड के साथ सांता फे, न्यू मैक्सिको में एक बारबेक्यू में द आउटलॉ जोसी वेल्स 1976 का प्रचार करते हुए। द आउटलॉ जोसी वेल्स 1976 एक वेस्टर्न फिल्म है जो आसा कार्टर के 1972 में इसी नाम के उपन्यास से प्रेरित है। 144 में मुख्य किरदार जोसी वेल्स ईस्टवुड एक समर्थक संघीय गुरिल्ला के रूप में है, जो अमेरिकी गृहयुद्ध के बाद अपने हथियार डालने से इनकार कर देता है और उसे पुराने दक्षिण पश्चिम में प्रवर्तकों के एक समूह द्वारा पीछा किया जाता है। सहायक कलाकारों में लोके उसकी प्रेमिका के रूप में और चीफ डैन जॉर्ज एक बुजुर्ग चेरोकी के रूप में शामिल हैं, जो वेल्स के साथ दोस्ती करता है। निर्देशक फिलिप कॉफमैन को ईस्टवुड के आदेश के तहत निर्माता बॉब डेली ने अक्टूबर 1975 में शूटिंग के 3 हफ्ते बाद निकाल दिया था। 145 वेस्टर्न मूवीज मिथ्स एंड इमेजेस नामक 6 दिवसीय सम्मेलन के दौरान इडाहो के सन वैली सेंटर फॉर द आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में फिल्म की प्री स्क्रीनिंग की गई थी। स्क्रीनिंग में कई जाने-माने फिल्म समीक्षकों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें जे कॉक्स और आर्थर नाइट शामिल थे, किंग विडोर, विलियम वायलर और हॉवर्ड हॉक्स जैसे निर्देशक और कई शिक्षाविद। 146 1976 की गर्मियों में रिलीज होने पर द आउटलॉ जोसी वेल्स को व्यापक रूप से सराहा गया। कई आलोचकों और दर्शकों ने ईस्टवुड की भूमिका को एक प्रतिष्ठित भूमिका के रूप में देखा, जो अमेरिका के पैतृक अतीत और अमेरिकी गृहयुद्ध के बाद राष्ट्र की नीति से संबंधित थी। 146 रोजर एबर्ट ने डॉलर्स वेस्टर्न में अपने मैन विद नो नेम चरित्र के साथ ईस्टवुड के जोसी वेल्स के चित्रण की प्रकृति और भेद्यता की तुलना की। 148 इसके बाद ईस्टवुड को फ्रांसिस कोपोला की एपोकैलिप्स नाउ में बेंजामिन एल विलार्ड की भूमिका की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वह फिलीपींस में हफ्तों तक लोकेशन पर नहीं बिताना चाहते थे। 149 150 उन्होंने टेड पोस्ट की वियतनाम युद्ध फिल्म गो टेल द स्पार्टन्स 149 में एक प्लाटून लीडर की भूमिका से भी इनकार कर दिया और इसके बजाय तीसरी डटी है एरी फिल्म द एनफोर्सर 1976 बनाने का फैसला किया। फिल्म में कैलाहन ने एक नई महिला अधिकारी टाइन डेली के साथ सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र के एक समूह का सामना किया, जो सिम्बियोनीज लिबरेशन आर्मी जैसा था।
अल्काट्राज द्वीप पर गोलीबारी के साथ समाप्त होने वाली यह फिल्म पिछली डर्टी हैरी फिल्मों की तुलना में 95 मिनट की काफी छोटी थी। ईस्टवुड ने द गॉन्टलेट 1977 का निर्देशन और अभिनय किया, जिसमें लोके, पैट हिंगल, विलियम प्रिंस, बिल मैकिनी और मारा कॉर्डे शामिल थे। इस फिल्म में उन्होंने एक हताश पुलिस वाले की भूमिका निभाई है, जिसे एक वेश्या को लास वेगास से फीनिक्स तक भीड़ के खिलाफ गवाही देने के लिए ले जाने का काम सौंपा गया है। हालांकि दर्शकों के बीच यह एक मध्यम हिट रही, लेकिन आलोचकों की फिल्म के बारे में मिलीजुली भावनाएं थीं। कई लोगों का मानना था कि यह अत्यधिक हिंसक थी। इसके विपरीत एबर्ट ने फिल्म को 3 स्टार दिए और इसे क्लासिक क्लिंट ईस्टवुड, तेज, उग्र और मजेदार कहा। 153 एवरी व्हिच वे बट लूज 1978 में उन्होंने एक असामान्य ऑफबीट कॉमेडी भूमिका निभाई थी। यह फिल्म रिलीज होने पर आश्चर्यजनक रूप से सफल साबित हुई और उस समय तक ईस्टवुड की सबसे व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म बन गई। आलोचकों द्वारा नकारे जाने के बावजूद यह उनके करियर की बॉक्स ऑफिस पर सफल फिल्मों में शीर्ष स्थान पर रही और 1978 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। 154 ईस्टवुड ने एस्केप फ्रॉम अल्काट्राज 1979 में अभिनय किया, जो सीगल द्वारा निर्देशित उनकी आखिरी फिल्म थी। यह फ्रैंक ली मॉरिस की सच्ची कहानी पर आधारित थी, जो जॉन और क्लेरेंस इंग्लैंड के साथ 1962 में कुख्यात अल्काट्राज संघीय जेल से भाग निकले थे। यह फिल्म एक बड़ी सफलता थी। द न्यू रिपब्लिक के स्टेनली कॉफमैन ने इसे क्रिस्टलीय सिनेमा 155 कहा और टाइम के फ्रैंक रिच ने इसे शानदार सिनेमाई अनुग्रह बताया। 156 लॉक के साथ एनी व्हिच वे यू कैन 1980 ईस्टवुड ने ब्रोंको बिली 1980 का निर्देशन किया और इसमें मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें लोके, स्कैटमैन क्रॉथर्स और सैम बॉटम्स भी थे। 157 फिल्मांकन 1 अक्टूबर 1979 को बोइस महानगरीय क्षेत्र में शुरू हुआ और इसे $5 मिलियन के बजट पर 5.5 हफ्तों में शूट किया गया। 142 ईस्टवुड ने ब्रोंको बिली को अपने करियर के सबसे आरामदायक शूट में से एक बताया है और जीवनी लेखक रिचर्ड स्किकेल ने तर्क दिया है कि ब्रोंको बिली ईस्टवुड का सबसे आत्मसंदर्भित चरित्र है। 158 159 फिल्म एक व्यावसायिक निराशा थी। 160 लेकिन आलोचकों द्वारा पसंद की गई थथी। द न्यूयॉर्क टाइम्स की जेनेट मसलिन ने लिखा कि यह फिल्म काफी समय में क्लिंट ईस्टवुड की सबसे अच्छी और मजेदार फिल्म थी। 161 1980 के अंत में रिलीज हुई एनी व्हिच वे यू कैन एवरी व्हिच वे बट लूज की अगली कड़ी थी और इसमें ईस्टवुड भी थे। इस फिल्म को आलोचकों से कई नकारात्मक समीक्षाएं मिलीं, हालांकि मैस्लिन ने इसे अपनी पूर्ववर्ती फिल्म से ज्यादा मजेदार और उससे भी बेहतर बताया। 160 क्रिसमस के मौसम में सिनेमाघरों में एनी व्हिच वे यू कैन बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता रही और साल की 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार हुई। 162 1981 में ईस्टवुड ने क्लैंसी कार्लिले के अवसाद्युग के उपन्यास पर आधारित होंकी टोंक मैन 1982 का निर्देशन और अभिनय किया। ईस्टवुड ने एक संघर्षरत पश्चिमी गायक रेड स्टोवाल का किरदार निभाया है, जो तपेदिक से पीड़ित है, लेकिन आखिरकार उसे ग्रैंड ओले ओपरी में बड़ा नाम बनाने का मौका दिया गया है। वह अपने युवा भतीजे, वास्तविक जीवन के बेटे काइल द्वारा अभिनीत के साथ नैशविले, टेनेसी जाता है, जहां उसे एक गाना रिकॉर्ड करना है। केवल टाइम ने संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की अच्छी समीक्षा की, जिसमें अधिकांश समीक्षकों ने इसके मौन हास्य और त्रासदी के मिश्रण की आलोचना की। 163 फिर भी फिल्म को फ्रांस में अधिक सकारात्मक स्वागत मिला, जहां इसकी तुलना जॉन फोर्ड की द ग्रेप्स ऑफ रैथ से की गई। 164 क्रेग थॉमस द्वारा 1977 में लिखे इसी नाम के उपन्यास पर आधारित यह फिल्म हॉन्की टोंक मैन से पहले शूट की गई थी, लेकिन रिलीज बाद में हुई। शीत युद्ध के कारण रूसी फिल्मांकन स्थान संभव नहीं थे और यूरेशियन कहानी के कई स्थानों का अनुकरण करने के लिए फिल्म को वियना और ऑस्ट्रिया के अन्य स्थानों पर शूट करना पड़ा। $20 मिलियन की निर्माण लागत के साथ यह उस समय तक ईस्टवुड की सबसे अधिक बजट वाली फिल्म थी। 166 लोगों ने ईस्टवुड के अभिनय की तुलना डर्टी हैरी सोल में फंसे ल्यूक स्काईवॉकर से की। 166 ईस्टवुड ने चौथी डर्टी हैरी फिल्म सडेन इम्पैक्ट 1983
का निर्देशन और अभिनय किया, जिसे श्रृंखला की सबसे अंधेरी और सबसे हिंसक फिल्म माना जाता है। 167 इस समय तक ईस्टवुड को उनके द्वारा अभिनीत और निर्देशित फिल्मों से होने वाले सभी मुनाफे का 60% प्राप्त हुआ, बाकी स्टूडियो को गया। 168 सडन इम्पैक्ट लॉक के साथ उनका अंतिम ऑनस्क्रीन सहयोग था। वह एक मध्यम आयु वर्ग की चित्रकार की भूमिका निभाती है, जिसका उसकी बहन के साथ कहानी के घटित होने से कई साल पहले सामूहिक बलात्कार किया गया था और वह बलात्कारियों की व्यवस्थित हत्या करके अपनी बहन की अब वानस्पतिक अवस्था का बदला लेना चाहती है। आगे बढ़ो, मेरा दिन बना दो ईस्टवुड द्वारा एक कॉफी शॉप में शुरुआती दृश्य के दौरान कही गई 169, 170, 171 यह फिल्म द एनफोर्सर के बाद डर्टी हैरी फिल्मों में दूसरी सबसे ज्यादा व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म रही, जिसने $70 मिलियन की कमाई की। इसे काफी सकारात्मक समीक्षाएं मिलीं और कई आलोचकों ने बलात्कार के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिणामों की पड़ताल के जरिए फिल्म के नारीवादी पहलुओं की प्रशंसा की। 1971 में ईस्टवुड का करियर एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया। 103 इरविंग लियोनार्ड की मृत्यु से पहले उन्होंने और ईस्टवुड ने मालपासो द्वारा प्ले मिस्टी फॉर मी के निर्माण के विचार पर चर्चा की थी, एक ऐसी फिल्म जो ईस्टवुड को वह कलात्मक नियंत्रण देने वाली थी जो वह चाहते थे और निर्देशक के रूप में उनकी शुरुआत थी। 104 पटकथा डेव ईस्टवुड नामक एक जैज डिस्क जॉकी के बारे में थी, जिसका एवलिन जेसिका वाल्टर के साथ एक आकस्मिक संबंध है। एक श्रोता जो रात में बार बार रेडियो स्टेशन पर फोन करके उसे अपना पसंदीदा गाना एरोल गार्नर का मिस्टी बजाने के लिए कह रही थी। जब डेव उनके रिश्ते को खत्म कर देता है तो विक्षिप्त एवलिन एक जानलेवा पीछा करने वाली बन जाती है। 105 फिल्मांकन सितंबर 1970 में मोंटेरे में शुरू हुआ। 106 फिल्म को आलोचकों द्वारा बहुत सराहा गया, जैसे टाइम में जे कॉक्स, विलेज वॉयस में एंड्रयू सरिस और न्यूयॉर्क पोस्ट में आर्चर विंस्टन सभी ने फिल्म की प्रशंसा की, साथ ही ईस्टवुड के निर्देशन कौशल और प्रदर्शन की भी। 107 फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए वाल्टर को गोल्डन ग्लोब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार ड्रामा के लिए नामांकित किया गया था। 108 मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, उसने 6 गोलियां चलाईं या सिर्फ 5? सच कहूँ तो इस सारे उत्साह में मैं खुद ही भूल गया हूँ, लेकिन चूंकि यह .44 मैग्नम है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली है एंडगन जो तुम्हारा सिर उड़ा देगी, तुम्हें खुद से एक सवाल पूछना ही होगा, क्या मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ? अच्छा, क्या तुम खुद को भाग्यशाली समझते हो, बदमाश? ईस्टवुड डर्टी हैरी में एरी और रीटा फिंक द्वारा लिखित डर्टी हैरी 1971 एरी कैल्हन नाम का एक कठोर न्यूयॉर्क शहर बाद में सैन फ्रांसिस्को में बदल गया के पुलिस इंस्पेक्टर पर केंद्रित है, जो किसी भी तरह से एक मनोरोगी हत्यारे को रोकने के लिए दृढ़ है। 109 डर्टी हैरी को यकीनन ईस्टवुड का सबसे यादगार किरदार बताया गया है और इस फिल्म को लूज कैनन कॉप शैली का आविष्कार करने का श्रेय दिया गया है। 111 लेखक एरिक लिचेमफेल्ड का तर्क है कि डर्टी हैरी के रूप में ईस्टवुड की भूमिका ने एक्शन फिल्म शैली का पहला सच्चा आदर्श स्थापित किया। 112 उनकी पंक्तियों ऊपर उद्धृत को गैरी जेम्स और रिचर्ड विनोला जैसे आग्नेयास्त्र इतिहासकारों द्वारा उस ताकत के रूप में माना जाता है। 114 दिसंबर 1971 में रिलीज हुई डर्टी हैरी ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $22 मिलियन कमाए। 115 यह सीगल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और हैरी कैलाहन के चरित्र पर आधारित फिल्मों की श्रृंखला की शुरुआत थी। हालांकि कई आलोचकों ने डर्टी हैरी के रूप में ईस्टवुड के प्रदर्शन की प्रशंसा की, जैसे कि जे कॉक्स ने उन्हें अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हुए तनावपूर्ण, कठोर, अपने चरित्र के साथ अंतर्निहित पहचान से भरा बताया। 116 फिल्म की फांसीवादी होने के कारण व्यापक रूप से आलोचना भी की गई। 117, 118, 119 पिछले 2 वर्षों से दूसरे स्थान पर रहने के बाद ईस्टवुड को 1972 में क्विग्ले के टॉप 10 मनी मेकिंग स्टार्स पोल में पहले स्थान पर और फिर 1973 में वोट दिया गया। 120 शॉन कॉनरी की इस घोषणा के बाद कि वे दोबारा जेम्स बॉन्ड की भूमिका नहीं निभाएंगे, ईस्टवुड को यह भूमिका ऑफर की गई, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए ठुकरा दिया कि यह किसी और का काम था। यह शॉन का काम है।
मुझे यह करना सही नहीं लगा। 121 इसके बाद उन्होंने अकेले वेस्टर्न जो किड 1972 में अभिनय किया, जो रीस लोपेज तिजेरिना से प्रेरित एक चरित्र पर आधारित थी, जिसने जून 1967 में न्यू मैक्सिको के टिएरा अमरिला में एक कोर्टहाउस पर धावा बोल दिया था। फिल्मांकन के दौरान ईस्टवुड को ब्रोंकियल संक्रमण और कई पैनिक अटैक के लक्षणों का सामना करना पड़ा। 122 जो किड को मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। द न्यूयॉर्क टाइम्स के रोजर ग्रीनस्पन ने लिखा कि यह मूर्खतापूर्ण प्रतीकवाद और ढीले संपादन के साथ साधारण थी, हालांकि उन्होंने ईस्टवुड के प्रदर्शन की प्रशंसा की। 123 निर्देशक के रूप में ईस्टवुड की पहली वेस्टर्न फिल्म हाई प्लेन्स ड्रिफ्टर 1973 थी, जिसमें उन्होंने अभिनय भी किया था। फिल्म में एक नैतिक और अलौकिक विषय था, जिसे बाद में पेल राइडर में दोहराया गया। कथानक एक रहस्यमय अजनबी ईस्टवुड का अनुसरण करता है, जो एक चिंतित पश्चिमी शहर में आता है, जहां लोग उसे 3 जल्द ही रिहा होने वाले अपराधियों से बचाने के लिए काम पर रखते हैं। फिल्म के दौरान यह भ्रम बना रहता है कि क्या अजनबी उस डिप्टी का भाई है, जिसे अपराधियों ने पीट कर मार डाला था, या उसका भूत। कथानक में छेद काले हास्य और रूपक से भरे हुए थे, जो लियोन से प्रभावित थे। 124 संशोधनवादी फिल्म को मिश्रित प्रतिक्रिया मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफल रही। कई आलोचकों ने सोचा कि ईस्टवुड का निर्देशन जितना अभिव्यंजक था उतना ही व्युत्पन्न। 125 जॉन वेन, जिन्होंने फिल्म में भूमिका निभाने से इनकार कर दिया था, ने फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद ईस्टवुड को एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने शिकायत की कि शहर के लोग अमेरिकी अग्रणी की सच्ची भावना का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, वह भावना जिसने अमेरिका को महान बनाया। 126 टाइट्रॉप 1984 में ईस्टवुड ने जेनेविव बुजॉल्ट के साथ एक उत्तेजक थ्रिलर में अभिनय किया था, जो एक मायावी बे एरिया बलात्कारी के बारे में अखबार के लेखों से प्रेरित थी। डर्टी है एरी फिल्मों के साथ भ्रम से बचने के लिए न्यू ऑरलियंस में सेट। 173 ईस्टवुड ने एक तलाकशुदा पुलिस वाले की भूमिका निभाई, जो अपने लक्ष्य के प्रताड़ित मनोविज्ञान और सैडोमैसोकिज्म के प्रति आकर्षण से आकर्षित था। 174 टाइट्रॉप एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक हिट थी और की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली आर-रेटेड फिल्म बन गई। 175 ईस्टवुड ने अगली बार बर्ट रेनॉल्ड्स के साथ अपराध कॉमेडी सिटी हीट 1984 में अभिनय किया। 176 बर्ट रेनॉल्ड्स और लोनी एंडरसन के साथ सिटी हीट 1984 के प्रीमियर पर ईस्टवुड और लॉक वेस्टर्न एक गुजरा हुआ दौर, अग्रणी, अकेला, समाज के किसी फायदे के बिना, अकेले काम करता हुआ। इसका आमतौर पर किसी न किसी तरह के बदले से लेना देना होता है। वह खुद बदला लेता है, पुलिस को नहीं बुलाता। रॉबिन हुड की तरह। यह आखिरी मर्दाना सीमा है। मुझे लगता है कि यह एक रोमांटिक मिथक है, हालांकि आज किसी भी रोमांटिक चीज के बारे में सोचना मुश्किल है। एक वेस्टर्न में आप सोच सकते हैं, जीसस, एक समय था जब इंसान अकेला था, घोड़े पर सवार, ऐसे माहौल में जहां इंसान ने अभी तक ज़मीन को बर्बाद नहीं किया था। ईस्टवुड पश्चिमी एकाकी लोगों को चित्रित करने के दार्शनिक आकर्षण पर। 177 ईस्टवुड ने टीवी निर्देशन में अपना एकमात्र प्रयास अमेजिंग स्टोरीज एपिसोड वेनेसा इन द गार्डन 1985 के साथ किया, जिसमें हार्वे कीटल और लॉक ने विवाहित जोड़े की भूमिका निभाई थी। यह स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ उनका पहला सहयोग था, जिन्होंने बाद में फ्लैग्स ऑफ आवर फादर्स और लेटर्स फ्रॉम इवो जीमा का सनिर्माण किया। 178 उन्होंने वेस्टर्न शैली की फिर से समीक्षा की जब उन्होंने पेल राइडर 1985 में निर्देशन और अभिनय किया, जो क्लासिक वेस्टर्न शेन 1953 पर आधारित फिल्म थी और 1850 के कैलिफोर्निया गोल्ड रश के दौरान खनिकों के पक्ष में सिएरा के मिस्ट से उतरने वाले एक उपदेशक का अनुसरण करती है। 179 शीर्षक सर्वनाश के 4 घुड़सवारों का संदर्भ है, क्योंकि पीले घोड़े की सवार मौत है। 180 इसे 1985 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक और काफी समय तक प्रदर्शित होने वाली सर्वश्रेष्ठ वेस्टर्न फिल्मों में से एक माना गया। शिकागो ट्रिब्यून के जीन सिस्केल ने टिप्पणी की, यह वर्ष 1985 फिल्म इतिहास में उस क्षण के रूप में दर्ज किया जाएगा जब क्लिंट ईस्टवुड ने अंततः एक कलाकार के रूप में सम्मान अर्जित किया। 181
ईस्टवुड ने 1983 में ग्रेनेडा पर संयुक्त राज्य अमेरिका के आक्रमण के बारे में सैन्य ड्रामा हार्टब्रेक रिज 1986 में मार्शा मेसन के साथ सह-अभिनय किया। उन्होंने वियतनाम युद्ध के एक संयुक्त राज्य मरीन कॉर्प्स गनरी सार्जेंट के दिग्गज की भूमिका निभाई, जिसे पता चलता है कि वह अपनी सैन्य सेवा के अंत के करीब है। उत्पादन और फिल्मांकन ईस्टवुड और लंबे समय के दोस्त और निर्माता फ्रिट्ज मैन्स के बीच आंतरिक मतभेदों के कारण प्रभावित हुए, साथ ही ईस्टवुड और संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग के बीच भी, जिसने फिल्म के लिए अवमानना व्यक्त की थी। 182, 183 उस समय फिल्म एक आलोचनात्मक सफलता के बजाय एक व्यावसायिक सफलता थी और हाल के दिनों में इसे और अधिक अनुकूल रूप से देखा जाने लगा है। 184 फिल्म ने घरेलू स्तर पर $70 मिलियन की कमाई की। 185 ईस्टवुड ने द डेडपूल 1988 में अभिनय किया, जो डर्टी हैरी श्रृंखला की 5वीं और अंतिम फिल्म थी। इसमें पेट्रिसिया क्लार्कसन, लियाम नीसन और एक युवा जिम कैरी ने सह-अभिनय किया, जो जॉनी स्क्वेयर्स की भूमिका निभाते हैं, जो एक नशे में धुत रॉक स्टार और हॉरर फिल्म निर्देशक पीटर स्वान नीसन द्वारा तैयार की गई मशहूर हस्तियों की सूची में पीड़ितों में से पहला है, जिनके मरने की सबसे अधिक संभावना है, तथाकथित डेडपूल। यह सूची एक जुनूनी प्रशंसक द्वारा चुराई जाती है, जो अपने पसंदीदा निर्देशक की नकल करते हुए मशहूर हस्तियों को मारकर सूची में अपना रास्ता बनाता है, जिसमें डर्टी हैरी भी शामिल है। द डेडपूल ने लगभग $38 मिलियन की कमाई की, जो एक डर्टी हैरी फिल्म के लिए अपेक्षाकृत कम कमाई थी। ईस्टवुड ने छोटे, अधिक व्यक्तिगत प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया और 1988 से 1992 के बीच अपने करियर में एक खामोशी का अनुभव किया। हमेशा जैज में रुचि रखने वाले, उन्होंने बर्ड 1988 का निर्देशन किया, जो कि जैज संगीतकार चार्ली बर्ड पार्कर के रूप में फॉरेस्ट व्हिटेकर द्वारा अभिनीत एक बायोपिक थी। ऑल्टो सैक्सोफोनिस्ट जैकी मैकलीन और जैज बेसिस्ट बिल्ली के बेटे और ईस्टवुड के लंबे समय के आलोचक स्पाइक ली ने चार्ली पार्कर के चरित्र चित्रण की आलोचना करते हुए कहा कि यह उनके असली सार और हास्य की भावना को नहीं पकड़ता है। 188 ईस्टवुड को फिल्म के लिए 2 गोल्डन ग्लोब मिले, उनके आजीवन योगदान के लिए सेसिल बी. डेमिले पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार। यह फिल्म एक इनामी शिकारी और श्वेत वंशवादियों के एक समूह के बारे में है, जो एक निर्दोष महिला, बर्नाडेट पीटर्स, का पीछा करते हैं, जो अपने पति की बेशकीमती गुलाबी कैडिलैक में सभी से आगे निकलने की कोशिश करती है। यह फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक दोनों ही दृष्टि से असफल रही। 190 बर्ड से बमुश्किल ज्यादा कमाई कर पाई और ईस्टवुड के करियर के सबसे बुरे दौर को चिह्नित किया। 191 1990 से 2009 आलोचनात्मक प्रशंसा और पुरस्कार सफलता। ईस्टवुड ने व्हाइट हंटर ब्लैक हार्ट 1990 का निर्देशन और अभिनय किया, जो पीटर वियरटेल के रोमन ए क्लीफ का एक रूपांतरण था, जो जॉन हस्टन और क्लासिक फिल्म द अफ्रीकन क्वीन के निर्माण के बारे में था। 1989 की गर्मियों में जिम्बाब्वे में फिल्माई गई। 192 इस फिल्म को कुछ आलोचनात्मक ध्यान मिला, लेकिन सीमित रिलीज के साथ इसने सिर्फ $8.4 मिलियन की कमाई की। 193 ईस्टवुड ने द रूकी में चार्ली शीन के साथ निर्देशन और सह-अभिनय किया, जो दिसंबर 1990 में रिलीज हुई एक बड़ी कॉप एक्शन फिल्म थी। आलोचकों ने फिल्म के कथानक और चरित्र चित्रण को अविश्वसनीय पाया, लेकिन इसके एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की। 194 ईस्टवुड द्वारा कथित तौर पर एक महिला की कार को टक्कर मारने के जवाब में चल रहे मुकदमे 195 के परिणामस्वरूप 1991 में सिनेमाघरों में ईस्टवुड की कोई फिल्म नहीं दिखाई गई। 196 अगर हो सके तो वह सर्जियो लियोन की चौथाई सदी पहले की मौलिक फिल्म फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स की तुलना में कहीं ज्यादा लंबे, दुबले-पतले और रहस्यमयी रूप से ग्रस्त दिखते हैं। बीते वर्षों ने उन्हें नरम नहीं किया है। उन्होंने उनमें प्रकृति की किसी प्रचंड शक्ति की उपस्थिति का एहसास कराया है। शायद यही वजह है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध के पौराणिक पश्चिम के परिदृश्य उनमें रच बस गए हैं, और उनकी नई फिल्म अनफॉरगिवन में तो और भी ज्यादा। कम आंकी गई, राजनीतिक रूप से विक्षिप्त हार्टब्रेक रिज के बाद यह उनका सबसे समृद्ध और सबसे संतोषजनक अभिनय है। उनके जैसा कोई नहीं है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के विंसेंट कैनबी अनफॉरगिवन में ईस्टवुड के प्रदर्शन पर 197 ईस्टवुड ने अनफॉरगिवन 1992
में पश्चिमी शैली की दोबारा समीक्षा की, एक फिल्म जिसका उन्होंने निर्देशन किया और जिसमें उन्होंने एक उम्रदराज पूर्व बंदूकधारी की भूमिका निभाई जो अपने चरम से काफी आगे निकल चुका था। 1976 की शुरुआत में द कठोर किलिंग्स और द विलियम मुन्नी किलिंग्स जैसे शीर्षकों के तहत फिल्म के लिए स्क्रिप्ट मौजूद थीं, लेकिन ईस्टवुड ने इस परियोजना में देरी की क्योंकि वह तब तक इंतजार करना चाहते थे जब तक वह अपने चरित्र को निभाने के लिए पर्याप्त उम्र के न हो जाएं और इसे अपनी आखिरी पश्चिमी फिल्मों के रूप में पसंद करें। 196 अनफॉरगिवन एक प्रमुख व्यावसायिक और आलोचनात्मक सफलता थी। लॉस एंजल्स टाइम्स के जैक मैथ्यूज ने इसे शायद जॉन फोर्ड की 1956 की द सर्चर्स के बाद से आने वाली सबसे बेहतरीन शास्त्रीय पश्चिमी के रूप में वर्णित किया। 198 फिल्म को 9 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। 2008 में अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट की AFI की 10 टॉप 10 इंच सूची में अनफॉरगिवन को शेन, हाई नून और द सर्चर्स के बाद चौथे सर्वश्रेष्ठ अमेरिकी वेस्टर्न के रूप में स्थान दिया गया था। 201 1993 के कान फिल्म समारोह में ईस्टवुड ने सीक्रेट सर्विस थ्रिलर इन द लाइन ऑफ फायर 1993 में फ्रैंक होरिगन की भूमिका निभाई, जिसका निर्देशन वोल्फगैंग पीटरसन ने किया था और इसमें जॉन माल्कोविच और रेने रूसो ने सहअभिनय किया था। होरिगन एक अपराधबोध से ग्रस्त सीक्रेट सर्विस एजेंट है जो जॉन एफ कैनेडी की जान बचाने में अपनी नाकामी से ग्रस्त है। 202 यह फिल्म उस वर्ष की शीर्ष 10 बॉक्स ऑफिस फिल्मों में शामिल थी, जिसने अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में $102 मिलियन की कमाई की और क्विगली के टॉप 10 मनी मेकिंग स्टार्स पोल में पहली बार सूचीबद्ध होने के 25 साल बाद ईस्टवुड को फिर से नंबर 1 चुना गया। 203 बेहतर फिल्म के खत्म होने के कुछ महीनों बाद ईस्टवुड ने ए परफेक्ट वर्ल्ड 1993 में केविन कॉस्टनर के साथ निर्देशन और सह अभिनय किया। द न्यूयॉर्क टाइम्स की जेनेट मसलिन ने लिखा कि यह फिल्म ईस्टवुड के निर्देशन करियर का सर्वोच्च बिंदु थी। 205 और तब से इस फिल्म को उनकी सबसे कम आंकी गई निर्देशकीय उपलब्धियों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों इस मूवी के बारे में मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताई दी है। बाकी और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको जाननी हो या और किसी मूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं उस पर ज़रूर से ज़रूर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।